नमस्कार, मैं कमल कौशिक, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर की तह तक पहुंचकर हर खबर के मायने आपको हम समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत गुरुग्राम से कर लेते हैं, जहां पर मेडिसिटी में कैंसर पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे, यहां पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे का समय है। सेक्टर 69 पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ओयो एक्सीलेटर का सीएम मनोहर लाल यहां पर शुभारंभ करने वाले हैं। तो एक बड़ी जानकारी आपके सामने है। गुरुग्राम का दौरा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का और यहां पर कैंसर पर आयोजित एक कार्यक्रम है जिस पर जागरूकता फैलाई जाएगी और ये जरूरी भी है, इसलिए इस कार्यक्रम की महत्वता और भी बढ़ जाती है। एक और शुभारंभ कार्यक्रम है ओयो एक्सीलेटर का। इस कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। करण जय सिंह हमारे संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। करण, मुख्यमंत्री के दौरे के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए, बताइए क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं और उन कार्यक्रमों की अहमियत क्या है। बिल्कुल कमल, आज का मुख्यमंत्री का दौरा बेहद ही अहम रहा क्योंकि आज सुबह ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुरुग्राम मैराथन को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई, जिसमें ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन भी पहुंचे और युवाओं को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने प्रेरणा दी कि वो फिटनेस को लेकर जागरूक रहें और फिटनेस में बढ़ चढ़कर भाग लें। वहीं अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मेदांता हॉस्पिटल में पहुंचने वाले हैं। मेदांता हॉस्पिटल में जो सवेरा अर्ली स्क्रीनिंग और ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जो डिटेक्शन सेंटर है उसका मुख्यमंत्री शुभारंभ करने वाले हैं और हमारे साथ गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव मौजूद हैं। सर, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं। ब्रेस्ट कैंसर को लेकर कितनी बड़ी मुहिम है ये? आज हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए 6 ब्लाइंड लड़कियां जो टैक्टाइल सेंसेशन से ब्रेस्ट लंप डिटेक्ट कर सकती हैं 0.5 सेंटीमीटर का, उसका लॉन्च करने जा रहे हैं। और मेदांता जो है हमारा इसमें CSR के तौर पे पार्टनर है और डॉक्टर कंचन आप देख सकते हैं, सी इज द ट्रेनर ऑफ दीज गर्ल्स और नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड जो है, ये मिलके हम तीनों संस्थाएं मिलके कम्युनिटी लेवल पे ये हिंदुस्तान में तो मैं कहूँगा संभवतः एशिया में भी ये पहला ऐसा प्रयास है जो सामुदायिक मैं कहूँ समुदाय में जाके जो हम करने जा रहे हैं। इनिशियली आज इसका लॉन्च कर रहे हैं सीएम साहब और 1 मार्च से हम इसको अपने 3 जो मैं कहूँ सरकारी केंद्र हैं, सिविल हॉस्पिटल, पॉलीक्लिनिक और वजीराबाद, वहां पर इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। कितना लाभ मिलेगा इससे लोगों को? देखिए, अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज एक रफली जो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो महिलाओं में सेकंड सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है अब, और किसी एक जमाने में तो पहला हुआ करता था। और हर मैं ये कहूँ 25 महिलाएं जो हैं उनमें से एक महिला को हर 25 में महिला में से ऑन एन एवरेज ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट लंप होने की गुंजाइश रहती है। एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 1 in 28 वुमेन इसका एक वो डेटा है। अगर हम इसको स्क्रीनिंग करके अर्ली डिटेक्ट करके लोगों को ट्रीट कर पाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जहां पहले 60 to 70% कैंसर जो है 3rd या 4th स्टेज या इंट्रैक्टेबल स्टेज में डिटेक्ट होते थे, उनको हम प्रिवेंट कर पाएंगे और महिलाओं को इससे डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। और किसी भी समाज की जो सभ्य समाज की 50% पॉपुलेशन वो महिलाओं की होती है, तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि हम अपनी 50% तबके की बहुत अच्छे से मदद कर पाएंगे। बिल्कुल कमल, देखिए बेहद ही बेहतरीन मुहिम है और डॉक्टर कंचन हमारे साथ हैं। मैम, नेत्रहीन है वो युवतियां और इस तरह की कला, इस तरह का अनुभव आपने ट्रेनिंग दी है, किस तरह की ट्रेनिंग रही और कितना आप सोचते हैं कि इससे लोगों को फायदा मिलेगा? ये लड़कियां नेत्रहीन तो हैं, लेकिन भगवान ने इनके हाथों में ऐसी शफा दी है कि इनकी हाथों की सेंसेशन हम लोग जो देख सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा है। तो इसको हम टैक्टाइल सेंसेशन बोलते हैं। इनकी बहुत ही रिग्रेस ट्रेनिंग होती है। ये एक जर्मन बेस्ड प्रोग्राम है जिसका नाम है डिस्कवरिंग हैंड्स। 6 महीने तक इनकी थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड फॉर वुमेन सेंटर हौसखास में, जहां पर ये थ्योरी ब्रेस्ट को लेके जो थ्योरी है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बीमारियों के बारे में समझती हैं, मॉडल्स पे ट्रेनिंग लेती हैं।
और फिर 3 महीने के लिए ये मेदांता हॉस्पिटल की ब्रेस्ट क्लिनिक में एक्चुअल पेशेंट्स पे अपने हुनर को जो रिफाइन करती हैं। और इससे आगे जाके जैसे हम कम्युनिटी में अब इस प्रोग्राम को जोड़ रहे हैं, तो हमारी कम्युनिटी की लेडीज को इन लड़कियों से जब जांच करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कैंसर अर्ली स्टेज पे पकड़ा जाएगा। ये क्योंकि देख नहीं सकती तो हमारी महिलाएं बहुत शर्म भी नहीं करती इनसे जांच कराने के लिए, और साथ ही ये कैंसर को लेके जो जागरूकता है उसको वो बढ़ाती हैं। और इस वक्त बहुत जरूरी है कि कैंसर की जागरूकता बढ़ाई जाए ताकि औरतें समय पे आएं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो अगर समय पे पकड़ा जाए तो उसका पूरा इलाज है। ये बताइए कि तमाम तरह के टेस्ट हुआ करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए, और अगर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लिया जाता है तो कितने % पॉसिबिलिटी रहती है ठीक होने की? 90 to 100%। अगर ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 0 स्टेज 1 में पकड़ा जाए तो 90 to 100% क्योर रेट हो सकता है। और इवन आगे की स्टेजेस में जाके भी आजकल इलाज इतना अच्छा हो गया है कि अगर पेशेंट समय पे आए तो बहुत सक्सेसफुल इलाज होता है। और हम देखते हैं कि लोग ना शायद कैंसर से उतना नहीं डरते जितना कि इलाज से डरते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इलाज से मत डरिए, समय पे आइए, क्योंकि इलाज आपको पूरी तरह से ठीक कर सकता है और कैंसर से आपको क्योर कर सकता है। सवाल अभी इनकी संख्या 6 है, क्या बढ़ सकती है आने वाले समय? नहीं, इनकी संख्या तो हमने 28 से ज्यादा लड़कियों को ट्रेन किया है। इनिशियल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है 6 की है, पर हम जरूर इसको बढ़ाएंगे। और अभी तो गुड़गांव में शुरू कर रहे हैं। हमारा ड्रीम है कि हम हरियाणा के हर कोने में ऐसे प्रोजेक्ट से हमारी महिलाओं को उनकी ब्रेस्ट की जांच के लिए एक सरल साधन का उपाय उपलब्ध करवाएं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो कमल, बहुत ही बड़ी मुहिम है, क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर को लेकर मुहिम चलाई जा रही है उसमें अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है और अगर वो यहाँ पर पहुंचते हैं गुरुग्राम में, तो जो नेत्रहीन युवतियां हैं जिनको ट्रेन किया गया है वो उनको टच करके ही बता पाएंगी कि जो ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स हैं वो उनमें आ रहे हैं, यानी कि किसी और टेस्ट की जरूरत नहीं है। और अगर अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाता है तो उसका भी बेहद फायदा कहीं ना कहीं लोगों को मिलता है, क्योंकि वो उसका इलाज समय पर ले पाते हैं। हालांकि अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। इसके बाद के कार्यक्रम मुख्यमंत्री के क्या रहने वाले हैं गुरुग्राम में, बहुत संक्षेप में? देखिए, आज कमल, आज 3 कार्यक्रम थे मुख्यमंत्री के। पहला कार्यक्रम गुरुग्राम मैराथन में था, वहां से मुख्यमंत्री निकल चुके हैं। अब दूसरा कार्यक्रम जो है मेदांता हॉस्पिटल में, कुछ ही देर में यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। और 1 घंटे के बाद ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री ओयो के दफ्तर में पहुंचेंगे और वहां पर भी जो एक्सीलेटेड उनका वो है प्रोग्राम है उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। कुल 3 कार्यक्रम है। दूसरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद तीसरे कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री जो है वो रवाना हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जानकारी दी आपने। जो भी तस्वीरें आए सीधे खबरें अभी तक के दर्शकों तक पहुंचाएगा। शुक्रिया आपका, करण जय सिंह। अब बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे। आज का दिन हिमाचल और खासकर कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थकों के अलावा महिला वर्ग के लिए भी खास है। शिमला में आज इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि की लॉन्चिंग होने जा रही है। लाहौल स्पीति से इसकी शुरुआत होगी। लाहौल स्पीति में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लॉन्चिंग करेंगे इस योजना की। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। लाहौल स्पीति की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए आज से ही मिलने शुरू हो जाएंगे, ये भी जानकारी प्राप्त हो पाई है। खासियत क्या है इस इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना की, आइए बताते हैं। दरअसल ये कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में था चुनाव से पहले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज इसी योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से आवेदन करने वाली पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए सरकार देने वाली है, यानी कि 1500 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। और इस पैसे का उपयोग महिलाएं अपनी दैनिक जीवन के खर्च पूरे करने के लिए कर सकती हैं। उनकी मदद सरकार करेगी। महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए सरकार इस योजना की शुरुआत आज से करने जा रही है। महिलाएं परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, ये सभी को मालूम है। ऐसे में उन्हें ये आर्थिक मदद दी जा रही ताकि उनको आर्थिक तंगी का सामना बिल्कुल ना करना पड़े। सरकार सीधे उनके बैंक खाते में ये राशि भेजने वाली है। महिलाएं अगर इस योजना का फायदा उठाना चाहती हैं तो उन्हें इस योजना में आवेदन करना होगा। लेकिन प्रदीप ठाकुर और भी खबर की गहराई तक पहुंचकर, खबर की तह तक पहुंचकर आपको जानकारी देंगे। प्रदीप, ये बड़ा वायदा था कांग्रेस पार्टी का चुनाव से पहले। विपक्ष भी लगातार कांग्रेस पार्टी को घेर रहा था। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस योजना के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए और इसका विस्तार कैसे आने वाले वक्त में होगा। क्या आज से सिर्फ कुछ ही महिलाओं को ये राशि दी जाएगी या पूरे हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत आज से होने जा रही है, ये भी थोड़ा सा क्लियर कीजिए।
बिल्कुल कमल, देखिए जैसा आपने भी पहले जानकारी दी कि चुनाव के वक्त ये गारंटी दी गई थी कि हर महिला को 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, और ये एक बड़ी चुनावी गारंटी कांग्रेस पार्टी की विधानसभा चुनाव के वक्त थी। तो ऐसे में अब इसको पूर्ण करने का जो कार्य है वो चरणबद्ध तरीके से सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार कर रही है, और इसकी शुरुआत आज लाहौल स्पीति से हो रही है। हालांकि अगर लाहौल स्पीति के जो स्पीति जो मंडल है, स्पीति का क्षेत्र है, वहां की काजा में पहले ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने इसका ऐलान किया था कि हम 1500 वहां के को देंगे, लेकिन बाद में निर्णय लिया गया कि इसका पूरे जिले में विस्तार किया जाएगा और लाहौल पूरे जिले की पात्र महिलाएं हैं उनको 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। तो ऐसे में आप कहते हैं कि अब सरकार ने ये निर्णय लिया है और आज से की लॉन्चिंग हो, महिलाओं हर महीने 1500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद तरीके से बाकी प्रदेश की महिलाओं को भी जो महिलाएं हैं उसके लिए कायदा क्राइटेरिया जो है तय किया गया है कि 1500 रुपए हर महीने दिए जाने हैं। पहली जानकारी हमारे कि इसमें जो जनजातीय जिले हैं वही पहले चरण में कवर किए जाने हैं। लाहौल स्पीति आज कवर हो रहा है, इसके बाद किन्नौर का जिला बचता है, फिर चंबा का भरमौर का क्षेत्र बचता है, और उसके बाद कुछ और भी ऐसे जो बंगाल का क्षेत्र है, वो ऐसे कुछ ट्राइबल क्षेत्र है, बैकवर्ड क्षेत्र है, वो जो क्षेत्र बचते हैं वहां पर इसकी शुरुआत की जाती है। जी प्रदीप, हम कह सकते हैं कि तरीके से प्रदेश की बाकी महिलाओं को भी जो क्राइटेरिया हैं तो 1500 रुपए तो सिंह सुक्खू सरकार देगी। तो ऐसे वक्त गारंटी को किया जा रहा है जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, और उससे पहले इस गारंटी को पूरा करके एक मैसेज देने की कोशिश भी कांग्रेस पार्टी करेगी। प्रदीप, एक और खबर पर आपसे हम जुड़ेंगे। इस खबर पर जानकारी देने के लिए शुक्रिया। हम समय समय पर इस खबर पर आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। एक और बड़ी जानकारी है, चुनाव से संबंधित ये जानकारी है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस के जो आवेदक थे उनसे मुलाकात करने वाले हैं भगत चरणदास। जी हां, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री भगत चरणदास। चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा उनको करनी है, और जो लोकसभा क्षेत्र है, 4 लोकसभा की सीट है, उनकी टिकट के लिए आवेदन करने वालों से चर्चा होगी। 4 लोकसभा सीटों के लिए 36 नेताओं ने आवेदन किया था। हम जानकारी लेते हैं प्रदीप ठाकुर से। प्रदीप ठाकुर, 4 लोकसभा की सीट हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से काफी उम्मीदवार अभी सामने आए हैं, आवेदक सामने आए हैं। वो उम्मीदवार कौन से बन सकते हैं आवेदक? कौन कौन सी जानकारी आपके पास है, और कितना आसान कितना मुश्किल आला कमान के लिए आपको लगता है इन 4 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार चुनना? बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी के लिए कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा आवेदन मांगे थे, और उसमें पार्टी प्रदेश कार्यालय में ये आवेदन मांगे गए थे, और ये चलता रहा। और लगभग 36 जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं, सीनियर वर्कर्स हैं, उन्होंने आवेदन किया है। हालांकि इसमें कोई बड़ा चेहरा नहीं है, हम अगर उसमें कहें जैसे जो कैंडिडेट रहे हैं या पूर्व में जो विधायक रहे हैं या फिर पार्टी के बड़े, उन्होंने आवेदन नहीं किया, लेकिन बाकी वर्करों ने आवेदन किया है। स्क्रीनिंग आज ये कमेटी करेगी, और जो कमेटी के चेयरमैन है वो यहाँ शिमला 2 बजे के करीब पहुंचेंगे। पार्टी प्रदेश कार्यालय राज्य भवन में बैठक होनी है। ये कि जिन लोगों ने आवेदन किया है उनका पार्टी के प्रति क्या योगदान रहा है, उनकी छवि कैसी है, अपने क्षेत्र में कितना प्रभाव रखते हैं, किस वर्ग पर उनका ज्यादा प्रभाव है, उनकी स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि इनके अलावा भी कौन हो सकता है लोकसभा चुनाव, उनको लेकर भी पार्टी की चर्चा होनी, क्योंकि पहला दौरा है जो कमेटी के चेयरमैन है उनका, ये भगत चरणदास है, ये दौरा है। इससे पहले दिल्ली में बैठक हुई तो मुख्यमंत्री भी। जी प्रदीप, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जो जानकारी आपने दी है मैं दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार से बता दूं कि जो आवेदन करता थे उनसे मुलाकात होगी पूर्व केंद्रीय मंत्री की, और उनकी जिम्मेदारी है कि वो मुलाकात करके उनसे चर्चा करे कौन सा उम्मीदवार सटीक बैठता है 4 लोकसभा सीट के लिए, ये भी फैसला करना है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि कौन कौन से आवेदन करता हैं जिनको आलाकमान की तरफ से 4 लोकसभा सीट के लिए चुना जाना है। शुक्रिया प्रदीप ठाकुर आपका। आगे बढ़ते हैं, बात हरियाणा की करेंगे और उस किसान आंदोलन की जिसकी चर्चा पिछले दिनों हमने खूब सुनी है, और किसान आंदोलन पार्ट 2 जिसे बताया गया, लेकिन अभी तक दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर सफलता हाथ नहीं लगी है किसान नेताओं के। बहादुरगढ़ से एक बड़ी जानकारी यह है कि टिकरी बॉर्डर पर दोनों तरफ से जो आंशिक रास्ता है वो खोल दिया गया है।
इसके बारे में विस्तार से हमारे संवाददाता जानकारी भी आपको देंगे। बहादुरगढ़ में अभी तक रास्ते बंद थे। किसानों के दिल्ली कूच के चलते रास्ता बंद कर दिया गया था, जो दिल्ली से लगता बॉर्डर है, जिसे टिकरी बॉर्डर आप कहते हैं। वाहनों की आवाजाही से लोगों को थोड़ी राहत जरूर अब मिलने वाली है, क्योंकि आंशिक तौर पर रास्ता खोल दिया गया। हालांकि थोड़ा सा हल्का फुल्का जाम वहां पर मिल सकता है, क्योंकि आंशिक रास्ता खोला गया है। पहले की तरह आम रास्ता जैसे होता था पूरी तरह से खोल दिया गया था, वो नहीं है, लेकिन राहत बड़ी मिली है। फिर से हम एक बार रुख करेंगे प्रदीप धनखड़ का, जो कि बहादुरगढ़ से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो आपको खबर की तह तक पहुंचकर तमाम जानकारी देंगे। प्रदीप, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो टिकरी बॉर्डर है, ये किसान आंदोलन पार्ट 1 में चर्चा का विषय काफी रहा और यहां पर काफी संख्या में हमने किसान प्रदर्शन करते हुए देखे हैं। इस बार वहां तक किसान तो नहीं पहुंचे, हालांकि प्रदर्शन किया गया था, लेकिन अब जब 29 तारीख तक एक तरह से टाल दिया गया दिल्ली कूच का फैसला किसान नेताओं की तरफ से, उसके बाद रणनीति बनाई जाएगी, तो ये हम मानकर चले कि वहां पर जो लोग हैं वो आवाजाही अब सही तरीके से, आम तरीके से कर सकते हैं आम दिनों की तरह, या फिर अभी भी आपको लगता है कि दूसरा विकल्प ही बेहतर है इस रास्ते के बजाय? जी कमल, दरअसल फिलहाल जो टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस प्रशासन की तरफ से रास्ता बंद किया गया था, उसको आंशिक रूप से ही खोला गया है। महज एक लेन दोनों तरफ के रास्तों की खोली गई है, ताकि वहां से वाहन आराम से निकल सके। इस रास्ते को पूरा अभी नहीं खोला गया है, क्योंकि किसान आंदोलन अभी जारी है। किसान अभी भी दिल्ली कूच की जिद लगाए बैठे हैं। हालांकि जो केंद्रीय मंत्री हैं और किसान संगठन के प्रतिनिधि हैं, उनके बीच में आपसी बातचीत हो रही है, सकारात्मक वो बातचीत चल रही है। लेकिन 29 फरवरी तक का जो दिल्ली कूच का ऐलान किसान संगठनों ने किया था, वो फिलहाल अभी टाल दिया गया। तो ऐसे में ये रास्ते खोलने की कवायद की जा रही है। लेकिन जो बहादुरगढ़ में हरियाणा पुलिस की तरफ से रास्ता बंद किया गया था सेक्टर 9 मोड़ पर नेशनल हाईवे पर, वो अभी पूरी तरह से नहीं खुला है। रात के समय जो कंक्रीट की मजबूत दीवार, करीब 5 फीट ऊंची ये दीवार थी और करीब 8 फीट चौड़ाई इसकी थी और 100 फीट लंबी ये पूरी सड़क के बीचों बीच दीवार खड़ी की गई थी। इस दीवार को तोड़ने के प्रयास रात के समय जारी थे, लेकिन रात के समय इसे पूरी तरह से नहीं तोड़ा जा सका। आज एक बार फिर से इस दीवार को तोड़ने का काम होगा और हो सकता है कि दोपहर बाद तक ये रास्ता थोड़ा सा खोल दिया जाए, जहां से इक्का दुक्का वाहन निकल सके। पूरी तरह से रास्ता भी फिलहाल नहीं खुला है। जो वैकल्पिक रास्ते हैं वो हालांकि पुलिस ने खोल दिए हैं। इससे पहले जो झाड़ोदा बॉर्डर था नजफगढ़ वाला, वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, वो खुल चुका है। जितने भी कच्चे पक्के रास्ते थे वो सभी बैन किए गए थे, बंद किए गए थे, लेकिन वो खुलने लगे हैं धीरे धीरे। एक राहत की खबर हम कह सकते हैं उन लोगों के लिए जो दिल्ली जाना चाहते हैं, और खासकर वो लोग जो डेली अप डाउन करते हैं बहादुरगढ़ से दिल्ली के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप धनखड़, अपनी जानकारी दी इस खबर की तह तक पहुंचकर। उत्तराखंड से एक अहम खबर, उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है और इस सत्र में सरकार उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को ला रही है। उपद्रवियों पर लगाम लगाने के लिए ये विधेयक काम आने वाला है। इस बिल के तहत नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवी खुद नुकसान की भरपाई करेंगे। प्रदर्शन और हड़ताल के दौरान जो नुकसान होता है उसकी भरपाई हो पाएगी। नुकसान की भरपाई के लिए सेवानिवृत्त जिला जज की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल का गठन भी होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नासिर हुसैन, हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ चुके हैं। नासिर, बजट सत्र के बारे में जो खासियत अब की बार होने वाली है वो बताइए, सरकार की तैयारी क्या है वो बताइए, और विपक्ष किस सोच के साथ सदन में आएगा वो भी बताइए संक्षेप में। कमल, 26 तारीख से बजट सत्र उत्तराखंड में शुरू होने जा रहा है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार इसमें इस बार कामकाज भी लाएगी और साथ ही साथ बजट आना है, करीब 90,000 करोड़ का बजट आना है। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसको लेकर के सरकार का एक महत्वपूर्ण विधेयक भी इस बार आने जा रहा है, क्योंकि हाल ही में एक घटना हुई थी 8 फरवरी को नैनीताल के बनमूलपुरा में, जहां पर करीब 5,000 अज्ञात लोगों ने भीड़ ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, थाने में आग लगा दी थी और कई गाड़ियों का भी नुकसान हुआ था। इसमें करीब 81 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन पुलिस लगातार इसमें कार्रवाई तो कर रही है। साथ ही साथ सरकार की तरफ से भी एक बड़ा कदम इसमें उठाया जा रहा है। अब जो लोग इस तरह के उपद्रव में शामिल हो रहे हैं या इस तरह के उपद्रव में सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए एक नया कानून लाने जा रही है सरकार। इस विधेयक में 26 तारीख को जो बजट सत्र शुरू होने वाला है उसमें ये विधेयक रखा जाएगा। इसमें निजी संपत्ति या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, यानी अगर इस तरह का कोई नुकसान करता है तो वो उस नुकसान की भरपाई उनको खुद करनी होगी और उनसे वसूली की जाएगी। इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, जिसमें जो रिटायर्ड जज हैं उनकी अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल होगा, जिससे
ऐसे भी किसी मामले में कार्रवाई के लिए सरकार को इंतजार न करना पड़े। जी नासिर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर पर आपसे हम जानकारी हासिल करेंगे। इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। बात उत्तराखंड की ही हम करेंगे। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्य आरोपी को 6 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। 10 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है आरोपी अब्दुल मलिक। नैनीताल पुलिस ने दिल्ली से आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस खबर पर भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ नासिर हुसैन जुड़े हुए। नासिर, इस खबर के बारे में विस्तार से थोड़ा सा जानकारी दीजिए और खबर की तह तक पहुंचकर बताइए कि आखिरकार और कौन कौन से खुलासे हो सकते हैं आने वाले वक्त में इस हिंसा को लेकर। देखिए, हल्द्वानी बनमूलपुरा का जो मास्टरमाइंड है अब्दुल मलिक, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लंबे इंतजार के बाद उसको गिरफ्तार किया गया है। 8 फरवरी की यह घटना है जब इस घटना को अंजाम दिया गया था कि तमाम लोगों को उकसाया गया और उसके बाद उन्होंने तोड़ फोड़ की संपत्ति जलाई, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया। तब से जो मास्टरमाइंड कहा जा रहा था अब्दुल मलिक, उसकी तलाश की जा रही थी। दिल्ली से उसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको अब न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसको 6 मार्च के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल अब पुलिस उससे पूछताछ करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी आखिरकार क्यों उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, कौन कौन और लोग शामिल हो सकते हैं और इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम देने का मकसद क्या है। तो ये बहुत सारी वजह जिनको पुलिस को इनके सवाल पुलिस को चाहिए, जवाब चाहिए और उसी को लेकर के पुलिस ने अब गिरफ्तारी की है। करीब 81 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और इस मामले में क्योंकि 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR 3 FIR इसमें दर्ज की गई है। उन 3 FIR के तहत जो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी लगातार की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद नासिर हुसैन, इस खबर पर भी विस्तार से जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है। आप देखते रहिए खबरें अभी तक।